हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैटलिस्ट, जो सेकंड पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री का। इससे पहले हम एडजॉर्प्शन का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कैटलिस्ट का पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्ब जो कैटलिस्ट है मींस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसको हम 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट के बारे में किस तरीके की बातें। छोटा टॉपिक है, कोई इतनी बड़ी इसके अंदर जो है बातें नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि दोज सब्सटेंस which alter the velocity of the reaction without change in chemical composition in the reaction। देखो, जब हम कोई रिएक्शन लगाते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैं रिएक्शन की बात करूं A + B गिव्स, मैं कह दूं कि AB मिल रहा है। अब मैं कह दूं कि मैं यहाँ पे एक सब्सटेंस या मैं कोई सब्सटेंस यूज नहीं कर रहा हूं और मैं कह दूं कि रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। ये कितने सेल्सियस पे हो रही है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर A + B गिव्स क्या दे मुझे, AB दे, और यहाँ मैं D कोई सब्सटेंस यूज कर लूं। अब मैं कह दूं कि ये रिएक्शन जो है आपकी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रही है। तो दोनों रिएक्शन के अंदर क्या फर्क हुआ है कि ये रिएक्शन फास्ट रेट पे हो रही है। अब ये हुआ किसकी वजह से कि यहाँ A और B तो दोनों पहले ही प्रेजेंट थे, तो इनकी वजह से तो कोई चेंज आना है नहीं। ये चेंज किस वजह से आया? D की वजह से आया। मतलब D एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने रिएक्शन की वेलोसिटी को क्या किया, अल्टर किया है, उसको चेंज किया है, बदला है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को हम लोग कैटलिस्ट कह देते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को क्या कह देते हैं? कैटलिस्ट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग जब पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट की जब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि 2 मोल ऑफ KClO3, इसकी रिएक्शन जब मैं या इसका मैं डिकम्पोज कराता हूं, इसको मैं क्या कराता हूं? डिकम्पोज कराता हूं विदाउट एनी अनदर सब्सटेंस, देन दिस विल ब्रेक डाउन इनटू 2 मोल ऑफ KCl + 3O2। ये हमें डाई ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो 673 से 833 केल्विन के आसपास इस रिएक्शन का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर, इसी सेम रिएक्शन के अंदर 2 KClO3 में इसको डिकम्पोज करा दूं MnO2 की प्रेजेंस में, मींस मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट अभी भी वही बनना है 2 KCl + 3O2। लेकिन इस रिएक्शन का जो अब टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा आपका? 400 के से मैं आप लोगों को कह दूं कि 600 के आसपास जो इसका टेम्परेचर होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, इसके आसपास जो टेम्परेचर होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने MnO2 को ऐड किया, तो MnO2 ने इस रिएक्शन के लिए, इसी सेम रिएक्शन के लिए इस टेम्परेचर को रिड्यूस करके कितना कर दिया है? ये कर दिया। मतलब कि यहां इस सब्सटेंस ने क्या कर दिया है? पूरी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। जहां आप पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगा रहे थे? ज्यादा लगा रहे थे, अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। और जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम लगानी पड़े हमें किसी सब्सटेंस की वजह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहां जो ये MnO2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैटलिस्ट कहेंगे। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग फॉरेन सब्सटेंस भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं हम लोग? फॉरेन सब्सटेंस भी कह देते हैं। और इस कैटलिस्ट के साथ कोई चेंज नहीं होगा पूरी रिएक्शन के अंदर, ये केमिकली सेम होगा। मींस ये केवल इन रिएक्टेंट की स्पीड को बढ़ा देगा, जिसको जो इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना चाहेगा किसमें? प्रोडक्ट में, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, लेकिन खुद कोई टेक पार्ट नहीं करेगा। किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर कोई टेक पार्ट नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप इसको लिख सकते हो दो सब्सटेंसेज विच अल्टर द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और इसमें एक और डेफिनेशन, आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो कि those substance which increase the rate of reaction without
टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन का मतलब क्या है कि खुद का कोई केमिकल कंपोजिशन यहाँ चेंज नहीं होता है इस कैटलिस्ट का। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी कि कोई रिएक्शन है, उसको हमने देखा कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। अब हमने कोई एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढ लिया जिसकी वजह से हमें पता चला कि अगर मैं इस सब्सटेंस को इस रिएक्शन के अंदर अगर डाल दूंगा तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, इस रिएक्शन का जो है स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसी स्पीड को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, कैटालिसिस कहलाता है। और कैटालिसिस करवा कौन रहा है, कौन सा सब्सटेंस करा रहा है, कैटलिस्ट करवा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दो टर्म, एक पॉइजन और एक क्या, प्रोमोटर्स की। तो कैटलिस्ट जो है वो बढ़ाता है रिएक्शन के रेट को, मींस किसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को या किसी रिएक्शन के जो है स्पीड को इंक्रीज करता है। अब अगर मैं बात करूं दो टर्म, हमारे पास दो टर्म आती है, एक आता है पॉइजन या प्रोमोटर, प्रोमोटर एंड पॉइजन। अब ये दो टर्म है। देखो कैटलिस्ट तो रिएक्शन के लिए काम करता है, लेकिन कैटलिस्ट के लिए भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। मींस दोज सब्सटेंस विच enhance the activity of catalyst, those substance which enhance the activity of catalyst। मतलब आपने कैटलिस्ट को रिएक्शन में डाला, उसने तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाया, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कौन मैनेज कर, जो मैनेज करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोमोटर बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इसमें मैं बात कर सकता हूं कि एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कि इन हेबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, इससे हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं क्या, अमोनिया इसको बना रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। और यहां जो मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं वो आयरन होता है मेरा, क्या होता है वो, आयरन। अब प्रमोटर कौन होगा यहां, कि अगर मैं इसमें मोलिब्डेनम डाल दूं, यहां मैं मोलिब्डेनम अगर डाल दूं तो मोलिब्डेनम जो होगा वो इस आयरन के लिए किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, एज ए प्रोमोटर एक्ट कर रहा होगा, इस आयरन की एक्टिविटी को क्या कर रहा होगा, एनहेंस कर रहा होगा। तो ये प्रोमोटर हुआ, ये तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, प्रोमोटर हुआ, और ये क्या हुआ आपका, कैटलिस्ट हुआ, विच एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोमोटर। अब अगर मैं पॉइजन की बात करूं, पॉइजन क्या हो जाएगा, विच destroy the activity of catalyst, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे, मींस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे, इज कॉल्ड व्हाट, पॉइजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी सेम रिएक्शन के अंदर, इसी सेम रिएक्शन में N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस 3H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, मैं आयरन लेके यहां चल रहा हूं और मैं आयरन के साथ H2S या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो CO, तो वो इसी रिएक्शन के रेट को जो है कम करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने इन दोनों ने इस आयरन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, पॉइजन, और ये यहां किसकी तरह एक्ट कर रहा था, कैटलिस्ट। तो मतलब इसी सेम रिएक्शन के लिए आप लोग कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस भी कर सकते हो और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। जो डिस्ट्रॉय करेगा उसको मैं बोलूंगा क्या, पॉइजन, और जो एनहेंस करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोमोटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टर्म्स। फर्स्ट कैटलिस्ट क्या होंगे, सेकंड क्या बताया मैंने आपको, प्रोमोटर क्या होंगे, और थर्ड हमने बात की किसकी, पॉइजन की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ कैटलिस्ट क्या है, मींस कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो अगर मैं कैटलिस्ट की बात करता हूं तो कैटलिस्ट में हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होंगे, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। दोज कैटलिस्ट which increase the rate of reaction, rate of a particular reaction is called what, positive catalyst। अब positive catalyst काम किस तरीके से करता है कि अगर मैं यहाँ एक ग्राफ बनाऊं,
और इस जगह इस साइड में ले लेता हूं एनर्जी, यहां हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी, और ये हमारा रिएक्शन पाथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन पाथ हो गया। ठीक है, अब यहां मेरे पास एक रिएक्टेंट है कोई आर, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, मींस कोई रिएक्टेंट अगर होगा तो उसकी अपनी खुद की एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी। मींस मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने एक टमाटर लिया, कोई एक टोमेटो लिया, अब अगर ये टोमेटो बेकार है, पहले से ही बेकार है, तो इसकी खुद की कोई एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं, हम इसको रिएक्शन के अंदर यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन कोई टमाटर आपने लिया और वो बहुत अच्छा टमाटर है, बहुत मतलब अच्छे से बना, मतलब प्रॉपरली बैलेंस है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग ये कह सके कि ये बेकार है, तो इसको आप लोग रिएक्शन के अंदर यूज करोगे। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क हो गया कि इसकी खुद की कोई नो एक्टिवेशन एनर्जी, हैव नो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कोई भी रिएक्टेंट हम लोग जब लेते हैं स्टार्टिंग में तो उसकी खुद की अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिसे हम जीरो नहीं बोल सकते, मतलब मैं यहां जीरो नहीं शो कर सकता। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा आपके सामने, हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है। तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, यहां क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है। तो इस तरीके का रिएक्टेंट ही मैं यहां लेके आया जिसकी खुद की पहले से क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी उसके साथ है। अब क्या होगा कि रिएक्शन यहीं से चलना स्टार्ट करेगी, और चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे रिएक्शन होना क्या होगी, स्टार्ट होगी, मींस रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और ये वो कोलाइडिंग पार्ट है, कोलाइडिंग पार्ट। और यहां से रिएक्शन जो है इस तरीके से जाके क्या बना के देगी, आपको प्रोडक्ट बना के देगी। अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, इसमें मैंने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, तो ये मेरे पास क्या होगी, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, इसके अंदर मैंने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। और ये वो पार्ट हो गया जहां पे दो रिएक्टेंट आपस में क्या कर गए हैं, कोलाइड कर गए हैं, मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है। क्या फॉर्मेशन हुई है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है, और ये उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की क्या है, एनर्जी है यहाँ इस पॉइंट पे। फिर से देखो, मैंने एक रिएक्टेंट लिया जिसकी खुद की एक एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट ऐसा नहीं लेना है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो, तो जब वो एनर्जी जीरो होगा तो फिर वो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करेगा। हमें एक ऐसा रिएक्टेंट लिया जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है, खुद का अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी है, वहां से रिएक्शन लगनी स्टार्ट हुई। अब कोई भी रिएक्शन जब होगी तो उसमें दो रिएक्टेंट का आपस में कोलाइड होना क्या है, जरूरी है, और जैसे ही रिएक्टेंट आपस में कोलाइड होंगे तो यहां आके वो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे ये एक एनर्जी बनी जिसको मैं कोलाइडिंग पार्ट कह देता हूं, और यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, आपकी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। और इसके लिए इतना जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा आपका, ये पार्ट आपका क्या कह देंगे हम लोग, ईए कह देंगे। ईए का मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। ईए का मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी रिएक्शन के अंदर मैं कैटलिस्ट अगर डाल देता हूं तो रिएक्शन तो यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन क्या होगा कि यहां जो अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगा। और अब इसके लिए अगर आप लोग इस डिफरेंस को देखो तो इसे भी हम लोग क्या कह देंगे, ईए कह देंगे। और ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, कैटलाइज्ड रिएक्शन। और दोनों में फर्क क्या है कि दोनों में फर्क ये है कि देखो यहां अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी क्या देनी पड़ी है, ज्यादा देनी पड़ी है, और जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसके लिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी क्या देनी पड़ी है, कम देनी पड़ी है। मतलब कि यहां से एक बात प्रूफ हो रही है, पॉजिटिव कैटलिस्ट किस तरीके से काम करेगा कि ये कैटलिस्ट जो होंगे ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के को डिक्रीज करने के साथ साथ एक न्यू पाथ उस रिएक्शन का बना देंगे। ये नया पाथ इसका जनरेट हुआ है जो छोटा पाथ है, किससे, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से। तो यहां दो तरीके से पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। और सेकेंड पार्ट क्या हो गया कि दे मीन्स जो पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है, दे मेक ए न्यू पाथवे फॉर द रिएक्शन, उसको एक नया पाथ देते हैं और वो ऐसा पाथ होता है जहां रिएक्शन क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। सो विद दीज टू रीजन हम लोग कह देंगे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट
इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन से सीधा सीधा मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया गया है, किसके थ्रू? कैटलिस्ट के थ्रू। ये काम कौन कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होंगे जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं बाय टू मेथड्स, कि एक तो ये डिक्रीज कर देंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, ये मेरे पास अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और ये मेरे पास कैटलाइज्ड रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी तो मैंने बोला कि दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। और सेकंड पार्ट है दे मेक ए न्यू पाथवे फॉर द रिएक्शन, दैट्स व्हाई पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड जो कैटलिस्ट होगा, सेकंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, वो होंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट को पढ़ने से पहले हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के कुछ एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल्स फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसमें आप लोग लिख सकते हो कि हम लोग अगर H2O2 का 2 मोल ऑफ H2O2 का डिकम्पोज करा रहे हैं, इसको हम क्या करा रहे हैं? डिकम्पोज करा रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ, आप लोग क्या कह सकते हो? आयरन की प्रेजेंस में इसको करा सकते हो, और ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? 2 मोल ऑफ H2 प्लस में, किसमें? O2 में ये जाके क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ क्या? O2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो यहाँ जो आयरन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दूसरा और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, हम लोग वेजिटेबल ऑयल की अगर मैं बात करता हूं, इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं तो ये रिएक्शन भी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ घी फॉर्म होता है, घी। और यहाँ भी ये जो निकल है किसकी तरह एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग और कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे मैं लिख दूं 2 मोल ऑफ SO2 प्लस में O2 गिव्स 2 मोल ऑफ SO3, और यहाँ हम लोग कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? NO यूज कर रहे हैं। तो NO यहाँ किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो दे ऑल इंक्रीज द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के रेट को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करूं, नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव का अपोजिट होगा, विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। मान लो यही रिएक्शन मैं ले लेता हूं कि अगर मैं H2O2 के साथ 2 मोल ऑफ H2O2 के साथ आयरन की जगह मैं यहां ऐड कर देता हूं एसीटोनालाइड, मैं एसीटोनालाइड ऐड कर दूं और ये बनेगा तो 2 मोल ऑफ H2 प्लस में 2 मोल ऑफ O2, बट जो रिएक्शन का रेट यहां था वो यहां रिएक्शन का रेट नहीं होगा, मतलब ये डिक्रीज कर देगा। एसीटोनालाइड डिक्रीज द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ H2O2, इसके डिकम्पोजिशन रेट को क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। ऐसे कई सारे एग्जांपल हो रहे हैं, आप लोग बुक फॉलो जो करते होंगे उसके अंदर आपको कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हो गए? जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं बाय टू मेथड्स, एक तो पाथवे को चेंज करते हैं, और दूसरा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वो जो है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या है? विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर एसीटोनालाइड यूज कर लूं तो ये डिकम्पोजिशन रेट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कैटलिस्ट होगा ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें नाम से पता लग रहा है ऑटो, ऑटो मींस क्या होगा? ऑटोमेटिक। मींस आप लोग कोई रिएक्शन लगा रहे हो और वो रिएक्शन इनिशियली स्लो हो रही है, मींस उसका रेट जो वो क्या है? स्लो है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली एकदम से रेट क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे। तो उस टाइम वक्त जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑटो कैटलिस्ट बोलूंगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, बट आफ्टर कोलाइडिंग, या हम लोग लिख दे कि बट व्हेन द रिएक्शन
प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीशन के करीब पहुंच रही होती है, देन रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, सिंपल सिंपल टर्म्स है, तो मैं इन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि कौन सी डेफिनेशन क्या कह रही है। जहां कॉन्सेप्ट की बात होगी, समझने की बात होगी, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। यह भी कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आप इसको कहीं से भी किसी भी बुक से इजीली से आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां के बाद द रेट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं कि जब आप लोग नाइट्रिक एसिड को, या हम लोग बात करें कि कॉपर पर हम लोग जो है नाइट्रिक एसिड HNO3 को ऐड करते हैं, तो इनिशियली जो रेट है वो स्लो होगा। इनिशियली रेट क्या होगा? स्लो होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे से रेट क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। मैं फिर से आपको इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, एक बार आप इसको नोट करो। मीन्स जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को कॉपर पर पोर करेंगे, मतलब नाइट्रिक एसिड को कॉपर पर डालेंगे, तो इनिशियली जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? स्लो होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे रिएक्शन क्या होने लगेगी? उसका रेट जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि क्या फॉर्म होने लगेगा? नाइट्रिक एसिड फॉर्म होने लगेगा, नाइट्रस एसिड फॉर्म होने लगेगा। Na या नाइट्रस एसिड जो हमें क्या होने लगेगा? फॉर्म होने लगेगा। मतलब नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग कॉपर पर पोर करेंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रस एसिड। तो ये रिएक्शन इनिशियली तो क्या होगी? स्लो होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका रेट क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। और इंक्रीज करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो कौन होगा? नाइट्रस एसिड होगा, जो खुद कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो ये ऑटो कैटलिस्ट कहलाएगा। इसके बाद अगर जो हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमारे सामने होती है, CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं H2O से, तो ये कन्वर्ट होगा आपका CH3COOH प्लस CH3OH, मीन्स एक एल्कोहल बना और एक क्या बना? एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी इनिशियली क्या होती है? स्लो होती है, लेकिन फिर फाइनली जाके जब कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो इसका भी रिएक्शन रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ जो ये एसिटिक एसिड है विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये यहाँ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होंगे कि रिएक्शन के अंदर खुद ही कैटलिस्ट फॉर्म होने लगता है, जिनके अंदर इनिशियली रेट जो वो क्या होगा? स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। इसके बाद एक और कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के लिए नॉर्मल कंडीशंस नहीं चाहिए होती, ये कुछ खास कंडीशंस के अंदर जो है कैटलिस्ट के तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब कोई एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को अल्टर करने लगे, when one reaction alter the rate of other reaction, कोई एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के रेट को क्या करने लगे? अल्टर करने लगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूं मर्क्यूरिक क्लोराइड की, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड की जब मैं बात करता हूं, इसकी रिएक्शन में ऑक्जेलिक एसिड से अगर मैं करा दूं, इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं? ऑक्जेलिक एसिड से करा दूं, तो यहां जो इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड का जो रिडक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा। ये क्या होगा? बहुत स्लो होगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहां पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से करा देता हूं, तो यहां जो रिडक्शन होगा, इसमें जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ KMnO4, ये क्या होगा? रेडिली होगा। ठीक है, मतलब कि मर्क्यूरियस क्लोराइड का रिडक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। और KMnO4 के साथ ऑक्जेलिक एसिड का जो इसका जो रिडक्शन है KMnO4 का, वो क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग लिख लें कि
Cl2 प्लस KMnO4 एंड प्लस ऑक्जेलिक एसिड, इन तीनों का आपस में रिएक्ट करा दे, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था कि जो Hg2Cl2 था, इसका जो रिडक्शन रेट था वो क्या था, स्लो, लेकिन इसका क्या था, फास्ट। लेकिन अब क्या होगा कि जो इसका रेट था, इन दोनों का रेट जो फास्ट रेट था, उस रेट को भी ना देख के यहां जो रिएक्शन चलेगी, यहां जो इन दोनों का रिडक्शन होगा, नाउ रिडक्शन विल अकर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि अब दोनों का रिडक्शन जो वो सेम रेट पे हो रहा है। तो मतलब कि इस KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन ने इसके रेट को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। जो पहले स्लो था अब क्या हो गया, साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब दोनों का रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इस तरीके के कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहेंगे। और यहाँ कैटलिस्ट की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ये वाला, ये जो पार्ट आपका ऑक्जेलिक एसिड प्लस में KMnO4, ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो किसके रेट को बढ़ा रहा है, किसके रिडक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, Hg2Cl2 के रिडक्शन रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द टाइप ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट था पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड था नेगेटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद एक ऑटो कैटलिस्ट हमने पढ़ा जहां रिएक्शन के अंदर खुद ही कैटलिस्ट जनरेट होते हैं, और एक हमने पढ़ा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कि जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के रेट को क्या करने लगे, जो है एनहेंस करने लगे या अल्टर करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट बोलेंगे। अब दो टर्म और पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसको मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, देखो, व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट, when the reactant and the catalyst are in the same phase, मतलब अगर रिएक्टेंट लिक्विड में है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में L4 लिक्विड, तो आपका जो कैटलिस्ट होगा वो भी किस में होना चाहिए, लिक्विड में। अगर रिएक्टेंट आपके किस में, सॉलिड में है, तो कैटलिस्ट भी किस में होना चाहिए, सॉलिड में होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट आपके किस में है, गैस में, तो कैटलिस्ट भी किस में होना चाहिए, गैस में होना चाहिए। तो ये आपके जो रिएक्टेंट या कैटलिस्ट है, ये सेम फेज के अंदर प्रेजेंट है, और अगर सेम फेज में कोई रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। आप किसी भी रिएक्शन के अंदर इजीली से पता कर सकते हो कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस H2, 3 मोल ऑफ H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, यहां मैं यूज कर लेता हूं आयरन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, यहां लिख देता हूं मैं 2 मोल ऑफ NH3 इन द फॉर्म ऑफ गैस। नाउ यहां ये होमोजीनियस कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर यहाँ कोई सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, और बाकी के रिएक्टेंट भी कौन सी फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, वो आपका क्या होगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा। मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करते हैं SO2, 2 मोल ऑफ SO2 प्लस O2, बोथ आर इन गैस फेज, और यहाँ जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है NO, वो भी कौन सी फॉर्म में है, गैस फेज में, और ये बनेगा क्या, 2 मोल ऑफ SO3, ये भी कौन सी फेज में है, गैस फेज में। तो ऑल आर इन गैस फेज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। अब इसके बाद हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का ही एग्जांपल है, जब आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक फेज में ना होकर डिफरेंट फेज के अंदर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ ये गैस फेज, लेकिन ये कौन सा फेज आ गया, सॉलिड फेज आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। तो अभी यहाँ केवल अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अगले टॉपिक्स की बात करेंगे, इसकी थ्योरी की बात करेंगे कि कैटलिस्ट की थ्योरी क्या होती है, इसकी एक्टिविटी थ्योरी क्या होती है, पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी केवल आप लोग यहाँ तक रिवाइज करो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस थी, कोई इतनी बड़ी जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये नहीं है, आपको केवल एक बार पढ़ोगे तो उसी में लर्न हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।